चलिए, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सो जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे, हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर लिया था कवर, और उसमें हमने क्रॉस करके देख लिया था, और हमने ये बता दिया उसमें कि एक जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो भी हम कवर कर चुके पढ़ चुके। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद हमने उसमें फिनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप रेशियो क्या आया, जीनोटाइप रेशियो क्या आया, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम आज इसमें बात करते हैं आगे कि इस क्रॉस के बिहाफ पे जो सेकंड पोस्टुलेट दिया गया उसको हम अब डिस्कस करते हैं, या हाइपोथेसिस सेकंड को यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं। तो क्या कहता है हाइपोथेसिस सेकंड, वो देखते हैं। हमारे पास आता है हाइपोथेसिस सेकंड। देखिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाइपोथेसिस सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। एक बार अपने माइक को प्लीज म्यूट रखें। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब हम प्योर लाइन पेरेंट्स लेके चलते हैं, उन्हें हमने क्रॉस कराया, जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन आई, और F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और दूसरा कैरेक्टर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, जो प्योर डोमिनेंट है जब उसको प्योर रिसेसिव के साथ में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग आएंगी वो सारी की सारी कैसी होती हैं, डोमिनेंट वाले की आएंगी। यानी कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपनी जनरेशन को या अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाएगा, शो कर पाएगा। और जब हम हाइब्रिड कंडीशन लेके चलेंगे, हाइब्रिड कंडीशन में जो एलील्स हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग होंगे, तो कॉन्ट्रास्टिंग एलील में से सिर्फ एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। जो एलील हाइब्रिड कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर पाए, हाइब्रिड कंडीशन में जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करे वो तो डोमिनेंट एलील कहलाएगा। और जो एलील अपने आप को सिर्फ रिसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकता है, जैसे बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि जो एलील अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है वो रिसेसिव एलील कहलाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। इसको एक बार हम लिख लेते हैं। सर हाइब्रिड कंडीशन क्या होती है? हाइब्रिड कंडीशन का मतलब जिसमें दोनों एलील अलग अलग हो, कॉन्ट्रास्ट होंगे, जैसे ये वाला। हेटेरोजाइगस कंडीशन। हाँ, हेटेरोजाइगस, जैसे ये कंडीशन। ओके सर। अब देखिए, इसी बात को हम एक बार लिख लेते हैं। when when a pure dominant organism, when a pure dominant organism is crossed with is crossed with a pure recessive organism, pure recessive organism, then all the offspring in F1 generation, all the offspring in F1 generation will be dominant। तो सारी जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे F1 जनरेशन में वो कैसी होंगी, डोमिनेंट होंगी।
और हम ये बोल सकते हैं इन ए हाइब्रिड where both the contrasting allele are present, both the contrasting alleles are present only that allele is able to express itself which is डोमिनेंट। ठीक है, मतलब हाइब्रिड कंडीशन में सिर्फ वही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जो कि डोमिनेंट है, जबकि यदि हम दूसरे एलील की बात करें, while the other allele called recessive which is expressed या which is not able to express itself, which is not able to express itself, या हम बोल सकते हैं कि ये कैसा हो गया, ये हो गया है सप्रेस्ड, ये अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसके लिए, इस बात को हम एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, प्योर टॉल पी प्लांट लिया हमने, प्योर टॉल पी प्लांट कैपिटल टी और तो क्रॉस कराया प्योर ड्वार्फ पी प्लांट से, प्योर ड्वार्फ पी प्लांट स्मॉल टी ठीक है। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे आ गए, ऑल टॉल, F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल आ गए। और कैसे आए टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिड टॉल। अब हमने क्या करा, फिर जो F1 जनरेशन में सारे सारे टॉल आए, तो इससे हमें क्या बात पता चली, इससे हमें ये कंक्लूजन निकला, हमारे पास जो कंक्लूजन आया वो ये आया, कंक्लूजन ये आया कि डोमिनेंट एलील वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में। डोमिनेंट एलील is the one which express itself in both homozygous and heterozygous कंडीशन। जो दोनों ही कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करेगा वो कहलाएगा
डोमिनेंट एलील, जैसे कैपिटल टी वाली कंडीशन में एक्सप्रेस करें और कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन में, दोनों ही कैसे होंगे, ये बोथ टॉल है। दोनों ही कंडीशन में जो कैपिटल टी है वो अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसलिए कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है। ठीक है, और रिसेसिव एलील क्या होगा, तो इसमें लिख सकते हैं रिसेसिव एलील इज वन, रिसेसिव allele is one which can only express itself in homozygous condition. In homozygous condition मतलब स्मॉल टी, इस कंडीशन में ही खाली ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, इसलिए ये कैसा हो गया, ये हो गया रिसेसिव। ठीक है, तो ये हमने हाइपोथेसिस सेकंड समझ लिया, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसका कुछ एक्सेप्शन था और इसलिए ये लॉ जो है वो ब्रोकन हो गया। तो ब्रोकन कैसे हुआ, इसके दो एक्सेप्शन हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। ये नोट करें, फिर हम इसके एक्सेप्शन के नाम लिख देंगे, डिटेल उसकी बाद में पढ़ेंगे आगे। नोट कर लीजिए इसको। चलिए ऑल डन, आगे बढ़ जाएं। यस सर। अब हम इसके एक्सेप्शन लिखते हैं, तो एक पॉइंट लिख देते हैं हम कि दिस लॉ वाज ब्रोकन ओवर बाय दिस लॉ was broken over by, ये लॉ ब्रोकन हो गया, या हम बोल सकते हैं ये लॉ जो है इसका कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है, पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा है को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है पहला, दूसरा है को डोमिनेंस। ठीक है, और इन दोनों से ये लॉ जो है वो ब्रोकन डाउन हो गया, इसलिए ये हाइपोथेसिस में ही कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास में हाइपोथेसिस नंबर थर्ड, तीसरा हाइपोथेसिस हम और समझ लेते हैं अब। हाइपोथेसिस थर्ड, थर्ड हाइपोथेसिस है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन की यदि बात करें तो ये क्या है, इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या फिर लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील भी बोलते हैं। इट इज also called law of purity of gamete, इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या फिर also called law of non mixing
ऑफ एलील भी बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या फिर लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील भी इसको बोला जाता है। जैसे ये क्या कहता है, देखो ये कहता है इस लॉ के अकॉर्डिंग कि जो फैक्टर हैं, जो दो फैक्टर हैं या जो दो एलील हैं, किसी भी एक कैरेक्टर को जो कंट्रोल कर रहे हैं, किसी एक कैरेक्टर के लिए जो दो एलील्स हैं, ये दोनों एलील आपस में मिक्स नहीं होते। ठीक है, इनकी एलील्स की, दो एलील की या दो एलील जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उनकी आपस में मिक्सिंग नहीं होती, वो दोनों एलील आपस में मिक्स नहीं होते। ठीक है, और ये दोनों गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और जब F1 जनरेशन या जब F2 जनरेशन आएगी, जब F2 जनरेशन दोबारा आएगी, तो F2 जनरेशन में ये रैंडमली फिर से मिक्स होकर नए कैरेक्टर को या अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरह से है, जैसे ये दो एलील हो गए, ये जो दो एलील हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये एक दूसरे से अलग अलग होंगे, और जब F1 जनरेशन आएगी, सॉरी F2 जनरेशन जब आएगी, तो उस टाइम पर ये एलील मिक्स होकर नई जनरेशन के या नई ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the two factor the two factors or alleles of a character which remain together do not get mixed up, do not get mixed up, ये मिक्स नहीं होते, but keep their identity distinct, ये अलग अलग रहते हैं और ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट at the time of gamete formation, separate at the time of gamete formation, gets randomly distributed to different gametes, to different gametes, अलग अलग gametes में ये चले जाएंगे। ठीक है जी, और उसके बाद क्या होता है, then get paired up again दोबारा से ये पेयर बनाएंगे in different organism of F2 generation, in different
ऑर्गेनिज्म ऑफ F2 जनरेशन। ये F2 जनरेशन के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में फिर से पेयर बना लेंगे, और किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं ये? एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई। तो इसको हम एक बार क्रॉस करके देखते हैं, समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम ये पेरेंट्स लेके चलते हैं, प्योर लाइन कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट्स हुए। इसको क्रॉस कराया तो सारे के सारे कैसे आए? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनको हमने सेल्फ करा दिया, मान लीजिए इनमें सेल्फ कराया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनसे क्या होगा? गैमेट बनेंगे, गैमेट बने कैपिटल टी स्मॉल टी, इनसे गैमेट बने। दोनों एलील जो है वो अलग अलग हो गए। अब ये फ्यूज करेंगे, में क्या होगा? फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन हुआ तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास आए हैं वो कौन कौन से आए? देखिए इसमें ये तो हो गया प्योर टॉल, प्योर टॉल दोनों हो गए। हाइब्रिड टॉल, और ये है प्योर ड्वार्फ। इनसे हमें क्या पता चला? इनसे ही पता चला कि जो प्योर ड्वार्फ आया, उस प्योर ड्वार्फ ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूव किया है। तो हम ये बोल सकते हैं, एक नोट लिख देते हैं यहाँ पे, the appearance of pure dwarf, the appearance of pure dwarf prove the law of segregation। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूव करता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही तो कहता है कि भाई गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर एलील एक दूसरे से अलग अलग होंगे, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दोबारा से ये पेयर बनाएंगे, और F2 जनरेशन में पेयर फॉर्म में दिखाई देंगे, और ये मिक्स नहीं हो रहे। अगर जो मिक्स हो जाता ड्वार्फ वाला कैरेक्टर, तो F2 जनरेशन में प्योर ड्वार्फ आता ही नहीं। तो प्योर ड्वार्फ आने से पता चलता है कि ये एलील आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एलील अलग अलग हो जाते हैं, और पेयर फॉर्म में दोबारा से कंबाइन करके एक नए कैरेक्टर को या अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्योर ड्वार्फ से हमें पता चलता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो सही है, मतलब ये प्रूफ हो जाता है। और ये एक ऐसा लॉ था जिसको कार्ल कोरेंस ने मेंडल का फर्स्ट लॉ बोला था। तो हम ये बोल सकते हैं, दिस लॉ was called first law of Mendel by कार्ल कोरेंस। ठीक है, इसके अलावा ये एक ऐसा लॉ है मेंडल का जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, और ये कभी
ब्रोकन डाउन नहीं हुआ, मतलब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल लॉ है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ये। दिस इज द ओनली लॉ ऑफ मेंडल, this is the only law of Mendel which do not have any exception, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, and it is never broken। ठीक है, और ये लॉ कैसा है, ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल या एक्सेप्टेड लॉ है। ठीक है, तो ये नोट कर लें। इसके बाद हम एक पॉइंट और लिखेंगे और फिर शुरू करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। बोलिए क्या डाउट है। सर नॉन डिसजंक्शन इसका एक्सेप्शन नहीं हो सकता। नॉन डिसजंक्शन जो कंडीशन है, नहीं, इसका एक्सेप्शन नहीं हो सकता। वो कंडीशन बाद में देखी गई, तो एलील के केस में हम उसको नहीं बोल सकते, हम उसको ना होमोलोगस पेयर या जीन के केस में बोलते हैं, तो इसलिए इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो सर वो सेपरेट तो नहीं होंगे। हाँ, सेपरेट तो नहीं होंगे, बट उसको ना इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के एक्सेप्शन में कंसिडर नहीं किया गया है, इसलिए इसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल बोला जाता है। क्योंकि गैमेट, हाँ, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन तो होगी, और गैमेट फॉर्मेशन जब होगी तो कैरेक्टर्स में जो ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर ट्रांसफर होंगे, बट नॉन डिसजंक्शन को इसके साथ कोरिलेट नहीं किया गया, इसलिए अभी तक इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट इट मे बी, हो सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं है। और कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ जाएं, नोट कर लिया होगा आप सभी ने ये। अब एक नोट हम इसमें और लिख लेते हैं, एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे। और वो ये है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हमने कराया तो उसमें जो F1 जनरेशन आई, उससे प्रूफ हुआ हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, और F2 जनरेशन से हमारा प्रूफ हुआ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हम बोल सकते हैं इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन प्रूफ, F1 जनरेशन प्रूफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, और F2 जनरेशन प्रूफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। F2 जनरेशन से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रूफ होता है, और F1 जनरेशन से लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ चलेंगे और बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो हेडिंग देते हैं हम लोग अब डाई हाइब्रिड क्रॉस।
डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, इसमें हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को जब हम एक साथ स्टडी करें तो उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। लास्ट पेज निकालना सर एक बार। ओके सर। तो इसकी यदि बात करें तो ये क्या है, इट इज अ क्रॉस, in which inheritance of two characters studied simultaneously। इसमें हम एक साथ दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें। सीड शेप एंड सीड कलर। तो इसमें हमने एग्जांपल क्या लिया, सीड शेप और सीड कलर ले लिया, तो दो कैरेक्टर ले लिए एक साथ। अब देखिए सीड शेप में क्या आ जाएगा हमारे पास, सीड शेप में आ जाएगा एक पी प्लांट ले लिया जिसका प्योर येलो और राउंड सीड ले लिया, पी प्लांट विद प्योर येलो एंड राउंड शेप, और इसका कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, इसको क्रॉस कराया, was crossed with pea plant with pure green and wrinkled shape। ठीक है, प्योर ग्रीन एंड रिंकल शेप से क्रॉस करा दिया। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये तो हो गया येलो एंड राउंड, और स्मॉल आर ये हो गया ग्रीन एंड रिंकल। ठीक है, इस क्रॉस को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा ये। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इस क्रॉस को आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक करके रखें, बाकी मिलेंगे और बात करते हैं अगली क्लास में। और जो भी डाउट है वो डाउट आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।